Hello aspirants, welcome to CPS Institute. Today we study about the interior and earth movements. But before that, I will tell you about our institute. See, we have 16 students who appeared in allied exams. Name Adarsh Sharma, Excise Inspector, Mohini Inspector Audit, and Raj Bhagatji, State Cooperative Assistant Manager exam. So we have opened the registrations for HS, IS, Allied, Banking, and SSC exams. The students who are plus 2, graduate, undergraduate, postgraduate can appear on these exams. They can take classes from offline and online, both mode. We give complete study material to the students, regular concept classes, answer writing, GD session on every Saturday, regular lectures by IS and HS officer. Students who are interested can come to our institute and can call on 980-5294-91450 and visit our website www.careerpointshimla.com. Now back to the topic, the interior and earth movements. इसका मतलब है कि हम धरती के या पृथ्वी के अंदर के भाग के बारे में और उस अंदर के भाग में क्या हलचल होती है या उसके क्या परिणाम है या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे हमारी इस फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम वीडियो के सेकंड पार्ट में हम क्या सीखे जानेंगे, जो अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर में क्या होता है। तो फर्स्ट हम पार्ट 1 में देखेंगे कि हमारे अर्थ के अंदर क्या होता है। ओके, अर्थ, द अर्थ इज, अब जो हमारी भूमि है, ठीक है, अर्थ किन चीज़ों से बनी है, क्या है, उधर लैंड है, आपकी बहुत बड़ी भूमि है जिसमें बहुत ही ज़्यादा पानी है और जो चारों तरफ से हवाओं से बनी है। जो हमारी अर्थ का भाग है, ये देखिए डायग्राम में, वो 3 लेयर से बना है, कोर, मेंटल और आपका क्रस्ट। जो सबसे बाहरला पार्ट है जिस पे हम रहते हैं, जो हमें दिखता है ग्रीन में, वो हमारा क्रस्ट है। उसके अंदर का भाग है मेंटल और सबसे अंदर का भाग है हमारा कोर। अब क्या होता है, जो क्रस्ट है हमारी, जो सबसे आउटर मोस्ट एंड थिनेस्ट लेयर है जो अर्थ की, ठीक है, ये जो हमारी क्रस्ट है, जो सबसे बाहरला पार्ट है, ये सबसे थिनेस्ट लेयर है अर्थ की, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी होती है और इसकी जो मोटाई होती है वो 8 to 40 किलोमीटर होती है, ठीक है। जो क्रस्ट है, जो क्रस्ट की थिकनेस है, कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा होती है और ओशंस में कम होती है। दूसरी चीज़, जब डेंसिटी की बात करते हैं, अभी हमने थिकनेस की बात की, अब डेंसिटी की बात करते हैं, तो कॉन्टिनेंट के कंपेयर में ओशंस के कंपेयर में कॉन्टिनेंट में कम होती है। अब जो हमारी क्रस्ट है या बाहर वाला पार्ट है, वो काहे से बना है, रॉक से बना है, चट्टानों से बना है और उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन से मिनरल पाए जाते हैं, जो हमारी अपर लेयर या आउटर लेयर में है, उसमें पाया जाता है सिलिका और एल्यूमिनियम। तो हम यही बात करते हैं कि इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे आपको, वो किस टाइप के आएंगे, कि जो अर्थ की बाहर वाला पार्ट है, उस पार्ट को क्या कहते हैं, उसमें किस टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो थिकनेस में कैसी है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब सेकेंड पार्ट जो है हमारा, वो है द मेंटल, दिस लेयर इज द, अब मैंने आपको बताया था डायग्राम के थ्रू कि जो मेंटल वाला पार्ट है आपका, वो कौन सा पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, ठीक है। और इसकी जो आपकी थिकनेस है वो है 2900 किलोमीटर। ये भी हमारे मिनरल से बनी है, पर इसमें सेमी सॉलिड मिनरल्स होते हैं, मतलब जो ना लिक्विड में होते हैं और जो ना सॉलिड में स्टेट में होते हैं आपके, ठीक है। आपकी जो इसकी है, इसकी भी 2 लेयर्स बनी होती है, एक अपर मेंटल आता है, एक लोअर मेंटल आता है। जो अपर मेंटल वाला पार्ट है उसको एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, ठीक है, उसको मेंटल भी हो गए या एस्थेनोस्फेयर भी कहते हैं, और जिसकी थिकनेस कितनी है, 250 किलोमीटर, क्लियर। अब इसमें जो हमें मिनरल्स पाए जाते हैं वो है आपके सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। अब जो हमारा मेंटल वाला पार्ट है और जो हमारा सबसे अंदर वाला पार्ट है, कोर वाला पार्ट है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस तो नहीं बोलेंगे हम, जो बीच वाले पार्ट को सेपरेट करता है जो जोन, उसको ग्यूटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं,
ठीक है, क्लियर। थर्ड है हमारा आगे आपका, हमने बताया था आपका थर्ड है कोर। ठीक है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है आपकी अर्थ की, और जो ऑक्यूपाई करता है इसको सेंटर से, और इसकी जो आपका रेडियस है, घेराव है, वो है 3500 किलोमीटर। अब ये कोर भी 2 लेयर्स में डिवाइड है, आउटर कोर और इनर कोर। जो आउटर कोर है आपका, जो आउटर पार्ट है, वो कैसा माना जाता है कि वो लिक्विड फॉर्म में है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है। क्लियर। तो ये थी हमारी सॉरी अर्थ की कि अर्थ 3 पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड है और किस तरीके से हमारी जो भूमि है वो बनी है। अब हमने बोला कि इसमें मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं। हर एक लेयर में मिनरल्स थे, तो इस लेयर में भी मिनरल पाए जाते हैं। वो है आपके निकल और आयरन। ठीक है। अब निकल और आयरन की वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो 2200 डिग्री टू 2750 डिग्री तक होता है। क्लियर। तो ये आगे हमारे 3 पार्ट्स। अब इनको क्या है, इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे, एक तो क्वेश्चन आपको आएगा कि किस लेयर में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। सेकेंड, इनकी थिकनेस के बारे में आ सकता है आपको। दूसरा आ सकता है कि ये लेयर कहाँ पर पाई जाती है, मतलब क्रस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, ये अपर लेयर है या लोअर लेयर है। इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हमने पढ़ा था कि हम क्या पढ़ेंगे, फोर्सेस एंड प्रोसेस एक्टिंग दी अर्थ। मतलब कि जो अर्थ मूवमेंट है, जो अर्थ की हलचल होती है, वो किन चीज़ों की वजह से होती है। तो वो किस चीज़ों की वजह से होती है, अर्थ पे जो है आपके कुछ फोर्सेस लगती है अंदर से, उनकी वजह से होती है। अंदर से भी लगती है, और बाहरी जो एटमॉस्फेयर की फोर्सेस जो अर्थ पे लगती है उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो इसको हमने टू फोर्सेस में डिवाइड होता है। एक आपका आता है एंडोजेनेटिक फोर्स, दूसरी आती है आपकी एक्सोजेनिक फोर्स। जो एंडोजेनेटिक फोर्स है वो अर्थ के अंदर लगती है, और जो एक्सोजेनिक फोर्स है वो एटमॉस्फेयर के बाहर वाली फोर्सेस जो अर्थ को किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है उसके बारे में है। अब जो एंडोजेनेटिक फोर्स है वो आपकी जो एंडोजेनेटिक फोर्स है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल फॉर्म दोनों में लगती है। ठीक है, ये 2 टाइप से लगती है, एक डायसोफ्रिज्म और दूसरी आ गई आपकी सडन मूवमेंट्स। जो डायसोफ्रिज्म है उसकी वजह से हमारे कॉन्टिनेंट बनते हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकल फॉर्म में और आपकी हॉरिजेंटल फॉर्म में दोनों में लगती है। डायसोफ्रिज्म की वजह से कॉन्टिनेंट भी बनते हैं और आपके माउंटेन बिल्डिंग भी होती है। जो आपके कॉन्टिनेंट बनते हैं उनको एप्रोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो आपकी माउंटेन बिल्डिंग होती है उसको ऑरोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। जो कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग होती है उसमें किस टाइप की फोर्स लगती है, एक अपवर्ड लगती है मतलब ऊपर की, और एक डाउनवर्ड लगती है नीचे की ओर। और जो आपकी माउंटेन बिल्डिंग होती है, जब हमारे पर्वत बनते हैं तो उसमें लगती है 2 टाइप की, एक टेंशन एक कंप्रेशन। जो टेंशन वाली फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, और जो कंप्रेशन वाली है वो सेम डायरेक्शन में लगती है। अभी सिंपल मैं आपको डायग्राम समझा रही हूँ, फिर हम थियोरेटिकल समझेंगे। ये तो थी हमारी एंडोजेनेटिक फोर्स। फिर आती है, ठीक है, इसमें दूसरी जो फोर्स मैंने बोली थी वो थी आपकी सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट्स की वजह से हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनोस आते हैं, और लैंड फॉर्म्स भी होते हैं। क्लियर। अब आई हमारी एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या होती है, जो अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर में जो फोर्सेस लगती है और उसके अर्थ पे क्या इफेक्ट होता है उनके बारे में। तो इसमें आता है आपका एक वेदरिंग, दूसरा आता है हमारा इरोजन। अब वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग में क्या होता है कि जो हमारी चट्टानें हैं या हमारी जो सॉइल है वो उनमें क्रैक्स आ जाता है, वो मतलब आपके बीच से कट जाती है। किसकी वजह से कटती है, वो फिज़िकल चेंजेस की वजह से होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, जैसे चट्टानें हैं वो आपकी टूट जाएगी और उसके छोटे छोटे कण हो जाएंगे, वो हमारा वेदरिंग है। अब इरोजन क्या है, वो जो छोटे छोटे टूटे हुए कण हैं उनको क्या है, विंड या पानी बहाकर एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठा जब कर देती है तो उसको इरोजन कहते हैं। तो दैट इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन, की वेदरिंग एक ही प्लेस पे होता है और इरोजन क्या होता है, प्लेस को चेंज कर लेता है। डायग्राम इज क्लियर। नाउ अब पढ़ते हैं
तो क्या फोर्सेस लगती है? द फोर्स अफेक्टिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो फोर्स है मैंने आपको बताया, जो अंदर से लगती है उनको एंडोजेनेटिक कहते हैं, और जो बाहर से लगती हैं उनको एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। एंडोजेनेटिक फोर्स को हम इंटरनल फोर्सेस भी कहते हैं आपकी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं आपके, देखो सडन मूवमेंट्स की वजह से क्या होते थे, अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज और लैंडस्लाइड्स होते थे इंटरनल फोर्सेस में, ठीक है। अब ये भी टू टाइप्स की है, एक मैंने बताई थी आपको डायसोफिक फोर्स, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फॉर्म में लगती है आपकी। ये क्या है, अर्थ के अंदर लगती है। जब ये अर्थ के अंदर ये फोर्सेस लगती है तो क्विक और सडन लगती है, मतलब अचानक से लग जाती है, ठीक है। और कैसे लगती है आपकी, ऊपर की और नीचे की ओर लगती है, अपवर्ड मूवमेंट में और डाउनवर्ड मूवमेंट में लगती है। ये जब नोटिसेबल में आती है, मतलब जब देखने को आती है, तो ये कैसी आती है, बहुत सालों के बाद आती है, 1000 मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, इसलिए इनको कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहते हैं। लाइक माउंटेन्स, बिल्डिंग और कॉन्टिनेंट मैंने आपको बता दिया। दीज आर फर्दर डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स। अब इसको भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक आपकी एप्रोजेनेटिक आ गई जिसकी वजह से आपके कॉन्टिनेंट बनते हैं, और दूसरी ऑरोजेनेटिक आ गई जिसकी वजह से हमारे माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। जो एप्रोजेनिक है वो अपलिफ्टमेंट मतलब अपवर्ड मूवमेंट में लगती है, वर्टिकल मूवमेंट में लगती है, और ये कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े पार्ट को इफेक्ट करती है। और जो ऑरोजेनेटिक है आपकी, ये हॉरिजेंटल मूवमेंट में लगती है, इसको टेंशनेटल फोर्स भी कहते हैं। ये भी टू उसमें डिवाइड है, एक आ गया आपका टेंशन, दूसरा आ गया आपका कंप्रेशन। तो मैंने क्या बताया था, जो टेंशन फोर्स है वो आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, जिसकी वजह से क्रैक्स और फ्रैक्चर आ जाते हैं भूमि के बीच। मतलब आप समझ लीजिए जैसे कोई कागज़ है, उसको हम दो तरफ से खींचेंगे तो वो बीच से फट जाएगा, तो उसमें क्रैक आ जाएगा, तो वही हमारी टेंशनल फोर्स है, जिसकी वजह से बीच में से वो माउंटेन बिल्डिंग होती है आपकी, ठीक है। इसको डाइवर्जेंट फोर्स भी कहते हैं। और दूसरी आ गई आपकी कंप्रेशनल फोर्स, जब फोर्स आपकी एक दूसरे के फेस टू फेस लगती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जैसे बुक्स है, वो हम एक उनके फेस टू फेस लेकर आ रहे तो एक के ऊपर दूसरी हो जाएगी, तो इस तरीके से लैंड में भी होता है। जो लैंड में प्लेट्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से फोल्ड्स और रैपिंग हो जाती है और हमारे माउंटेन्स बन जाते हैं। ये तो है हमारा फोर्सेस के बारे में। किन फोर्सेस के बारे में? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में, इंटरनल फोर्सेस के बारे में, ठीक है। अब माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ठीक है। माउंटेन्स आपको पता है, सिंपल सा पार्ट है कि अर्थ के जो ऊपर का पार्ट है उनको माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है। हायर देन अर्थ के एरिया से थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। इसके जो मेन टाइप्स है वो है आपके फोल्ड माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन और डिस्क्रीट माउंटेन भी कहते हैं, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन कैसे होता है? इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेसिव फोर्सेस। कंप्रेसिव फोर्सेस मतलब मैंने क्या बताया था, माउंटेन्स कैसे बनते हैं, कंप्रेशनल फोर्स की वजह से बनते हैं। और वो फोर्सेस कैसी होती है, जो एक दूसरे के आपके सेम इसमें लगती है, सेम डायरेक्शन में लगती है। तो इसके एग्जांपल्स हैं फोल्ड माउंटेन के हिमालयाज, एल्प्स, एंडीज, ठीक है। इनको यंग न्यू फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग में एग्जिस्टेंस आफ्टर द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग के बाद लगते हैं, सेम एग्जाम्पल लाइक हिमालयाज हमारे, ठीक है। और इनको ओल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है, यंग माउंटेन भी कहा। अब इसमें भी टू टाइप्स के फोल्ड माउंटेन भी, एक यंग न्यू फोल्ड माउंटेन है, एक ओल्ड माउंटेन है, ठीक है। जो ओल्ड माउंटेन है वो प्री ड्रिफ्ट एरिया में लगते हैं, अपलिफ्टमेंट मतलब ऊपर की ओर फोर्स लगने की वजह से लगता है। जो यंग न्यू फोल्ड माउंटेन है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग में लगते हैं, मतलब कि वो कॉन्टिनेंट में लगते हैं आपके। सेकेंड आ गया आपका वॉल्केनिक माउंटेन। अब वॉल्केनिक माउंटेन क्या है आपका, वॉल्केनो से ही आपको पता चल जाएगा कि वॉल्केनो की वजह से, ज्वालामुखी की वजह से लग रहे हैं। तो क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, मेंटल पार्ट होता है हमारी अर्थ में एक, उधर क्या होता है, मैग्मा पाया जाता है बहुत भारी उसमें। जब वो मैग्मा ऊपर की ओर आने लग जाता है, क्रस्ट की तरफ आने लग जाता है, तो वो एकदम से ऊपर से निकल जाता है। तो उसकी वजह से वो जो मैग्मा बाहर निकलता है, उसकी वजह से जो माउंटेन्स बनते हैं उनको वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल के लिए माउंट फ्यूजी जो जापान में है आपका, ठीक है। मटम्यान
ये फिलीपींस में है। तो ये इस टाइप के माउंटेन है। थर्ड आ गया आपका ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन कैसे माउंटेन है? इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन ग्रेट ब्लॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट मे बी रेज्ड और लोड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। अब क्या होता है ब्लॉक माउंटेन्स कैसे? टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? अर्थ में जो हलचल होती है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, कई बार इस तरीके से होती है, तो उससे ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। तो उसमें जो माउंटेन्स बनते हैं कैसे बनते हैं? कुछ ऊपर की तरफ हो गए, कुछ धरती के नीचे की तरफ हो गए, ब्लॉक्स बने हो गए उस तरीके से, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो वो क्या होते हैं? आपके ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। और ये जो जो लैंड की बिटवीन टू पैरेलल फॉल्स राइजिंग फ्रॉम द ब्लॉक माउंटेन, क्या होता है आपका जो हमारी लैंड है वो उसका जो ऊपर को हो गया और फिर नीचे को आई फिर ऊपर को, अब जब ऊपर को आई सेकेंड टाइम तो वो पैरेलल उसमें होगा, उसके जो फॉल्स पड़ेगी, ठीक है, वो पैरेलल डायरेक्शन में होंगे आपके। तो इसके जो ऊपर वाला पार्ट है उसको अपलिफ्टेड ब्लॉक्स कहते हैं या हॉरेस्ट कहते हैं, HORSTS। और जो लोअर पार्ट है उसको गार्बन कहते हैं। क्लियर? ये था हमारा ब्लॉक माउंटेन। अब है रेजिडुअल और डिस्ट्रिक्टेड माउंटेन। दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इरोजन ऑफ प्लेट्यूज एंड हाई प्लेन्स बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ इरोजन। अब मैंने इरोजन के बारे में क्या बताया था आपको कि जब चट्टानें टूटती है और उसके कणों को पानी या फिर आपका बहुत ही तेज़ हवा एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठा कर देती है तो उसको हम क्या कहते हैं? आपका इरोजन कहते हैं। तो उस इरोजन की वजह से जो माउंटेन्स बनते हैं उन कणों की वजह से या उन चट्टानों की वजह से उनको रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं आपके। ठीक है, तो और ये इरोजन किस में होता है? प्लेट्यूज में होता है। उन प्लेट्यूज की वजह से यहाँ पर माउंटेन बन जाते हैं। एग्जाम्पल है हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड, नीलगिरीज, राजमहल ऑफ इंडिया। तो ये थे हमारे माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, तो माउंटेन्स पे क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जो हमारे ब्लॉक माउंटेन्स है वो कैसे होते हैं, ठीक है, वो किन फोर्सेस की वजह से होते हैं, ठीक है, और आपका इसमें किस टाइप की फोर्सेस लगती है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब ये तो था हमारा कि डायसोफ्रिज्म की वजह से जो हमारी दो लगे, एक कॉन्टिनेंटल दूसरा माउंटेन, ठीक है, और माउंटेन किस तरीके से फॉर्म होता है वो आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था सडन मूवमेंट्स के बारे में। तो सडन मूवमेंट्स की वजह से क्या हुआ, जो अचानक से लग जाती है वो आ गए आपके अर्थक्वेक और वॉल्केनोज। तो अब हम पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक में क्या होता है, वो किस तरीके से होता है, और फिर वॉल्केनोज के बारे में। सबसे पहले तो क्या आ गई, अर्थक्वेक की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि जो लिथोस्फेयर मतलब अपर वाला पार्ट जो हमें दिखता है, क्रस्ट वाला पार्ट, ठीक है। अब क्या है, लिथोस्फेयर को डिवाइड किया है वो तीन, क्योंकि लिथोस्फेयर एक ऐसी परत है जो हमें दिखाई देती है, तो उसको किस तरीके से डिवाइड किया है, वो आपका क्रस्ट, मेंटल और कोर में आ गया। तो इन्होंने उसी वाली लेयर को बोला है कि जब उसमें मूवमेंट होती है और वाइब्रेशंस होती है हमारी अर्थ में, तो उन वाइब्रेशंस को हम अर्थक्वेक कहते हैं। जो इसकी साइंटिफिक स्टडी है अर्थक्वेक की उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है, और जो मेजरमेंट होता है इसका उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। उसके ऊपर इसको नापा जाता है कि अर्थक्वेक कितने हेक्टर में आया है आपका, क्या स्केल रहा है उसका, ठीक है। तो जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेव्स को मेज़र करते हैं, अर्थक्वेक की अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेव्स को मेज़र करते हैं वो करता है रेक्टर स्केल पे, और जब इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मॉडिफाई की जाती है तो है मार्शल इंटेंसिटी स्केल पे। ये चीज़ें लर्न करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पे ही क्वेश्चंस आते हैं कि आपकी अर्थक्वेक की जो स्टडी है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, वो कितने स्केल और उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको किस तरह की स्केल पे किया जाता है मेज़र, या फिर आपका जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की उसको किस पे मेज़र किया जाता है। नाउ अब क्या है अर्थक्वेक का, अर्थक्वेक के जो जहाँ से वो स्टार्ट होना होता है, जहाँ से वो वाइब्रेशन स्टार्ट होती है उसको डिवाइड किया है, ठीक है। इसके तीन पार्ट होते हैं, एक आता है फोकस, एक एपिसेंटर, तीसरा वाइब्रेशन या हाइपोसेंटर कहते हैं। तो जहाँ से वो वाइब्रेशन स्टार्ट होना होती है क्रस्ट में, ठीक है, ये तो पता है आपको क्रस्ट में होगी, वो मूवमेंट जहाँ से स्टार्ट होती है उसको कहते हैं फोकस, सबसे निचला वाला पार्ट, ठीक है, नीचे जो स्टार्ट ही हो रही है जहाँ से, उससे थोड़े से ऊपर वर्टिकल उसमें, उसको कहते हैं एपिसेंटर, ठीक है। उधर भी अब क्या होगा, नीचे स्टार्ट होएगी मूवमेंट, धीरे 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 ऊपर होएगी, तो ऊपर में थोड़ी तेज़ हो जाएगी, फोकस में सबसे कम होती है।
पर जब हाइपोसेंटर होता है, हाइपोसेंटर बिल्कुल अर्थ के पार्ट ऊपर वाला पार्ट होता है, तो उस पे जो है सबसे ज़्यादा वाइब्रेशंस होती है, ठीक है। और वहाँ पे डैमेज नेचुरली वो सबसे ज़्यादा है जहाँ पे वाइब्रेशंस हो रही है, और सबसे कम टाइम पीरियड के लिए होती है, क्योंकि क्या होता है कि एकदम से अर्थक्वेक आता है, सेकंड्स में आ जाता है, तो वो हाइपोसेंटर वाला पार्ट होता है जहाँ पे वो आपकी मूवमेंट महसूस की जाती है। तो वो कहाँ पे सबसे कम टाइम पीरियड पे होती है, ग्रेटेस्ट डैमेज होता है आपका, और उसको प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सकता। जो अर्थक्वेक है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो फोकस में सबसे कम हो गई, वो वहाँ पे अभी स्टार्ट ही हुई है, ठीक है। एपिसेंटर में थोड़ी सी उससे ज़्यादा होएगी, और वाइब्रेशन या हाइपोसेंटर में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब जो अर्थक्वेक है उसके कुछ वेव्स क्रिएट होती है, जैसे फोकस से स्टार्ट हुई तो उन वेव्स के नाम दिए गए हैं। एक होता है आपका पी वेव, जिनको प्राइमरी वेव्स कहा जाता है या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। दूसरी आ जाती है आपकी एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स या ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। थर्ड आपकी एल वेव्स आ गई, एल स्टैंड फॉर द लॉन्ग वेव, ठीक है। इस तरीके से 3 वेव्स आती है आपकी। तो ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हमारी पी वेव कैसी होती है, एस वेव कैसी होती है, एल वेव्स को क्या कहते हैं। इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो पी वेव क्या है, हमारी प्राइमरी वेव्स हैं। दीज आर दी फास्टेस्ट वेव्स, सबसे ज़्यादा फास्ट हैं। दे कैन ट्रेवल इन ऑल मीडियम, मतलब ये किसी भी मीडियम में आ जाती है, जैसे आपके कॉन्टिनेंट्स में भी आ सकती है, वो लिक्विड फॉर्म में है, आपके अर्थ में तो आती ही आती है। दे आर इन सॉलिड, ठीक है। देयर वेलोसिटी डिपेंड ऑन द मटेरियल इलास्टिसिटी, मतलब कि अब उसकी जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है कि किस तरह के मटेरियल में से वो जा रही है और उस मटेरियल की कैसी इलास्टिसिटी है। दीज आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मैंने आपको अभी बताया था। एंड ये कैसे बिहेव करती है, लाइक साउंड वेव्स की तरह। दीज वेव्स आर लाइक दी साउंड वेव्स होती है जो। दीज आर ऑल्सो नोन एज कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है इनको। तो हमें याद रखना है किसी भी मीडियम से चली जाती है, इनको साउंड वेव्स भी कहते हैं, कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो डिपेंड करता है, ये आपकी वेलोसिटी इसकी जो डिपेंड करती है वो मटेरियल की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करती है। सेकंड है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है इसकी जो डायरेक्शन है या वाइब्रेशंस है वो सेम उसमें लगती है, ठीक है। सॉरी, आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है वो आपकी है, हाँ ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल के बारे में बात किया, मतलब कि पी वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो इसकी डायरेक्शन और वाइब्रेशन है वो सेम डायरेक्शन में लगती है, इसी वजह से इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। नाउ सेकेंड एस वेव्स, एस स्टैंड्स फॉर दी सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। और अब फर्स्ट फास्टेस्ट वेव कौन सी आई थी, पी वेव, अब ये सेकेंड फास्टेस्ट वेव है, ठीक है। दे कैन ट्रेवल थ्रू दी सॉलिड। अब एस वेव्स का एक अलग आ जाता है कि ये सिर्फ सॉलिड में से निकलती है, तो दैट मीन्स ये सिर्फ अर्थ में लगती है, ठीक है। दीज वेव्स आर ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती है, इनको ट्रांसवर्स वेव्स ही कहा जाता है। और ये कैसी होती है देखने में, लाइक रिपल्स इन वाटर। रिपल्स क्या होती है, बूंदे होती है जो पानी की, उसकी तरह, पानी की बूंदों की तरह होता है ये। दीज वेव्स आर ऑल्सो नोन एज शेयर वेव्स भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों के बारे में कि ये सॉलिड में ही लगती है, ये सेकेंड फास्टेस्ट वेव है आपकी, इसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। ये देखने में कैसी है, जैसे आपकी पी वेव्स थी वो आपकी किसकी तरह लगती थी, साउंड वेव्स की तरह। तो ये किसकी तरह लगती है, रिपल्स इन दी वाटर, पानी की बूंदों की तरह। अब ट्रांसवर्स वेव्स इनको कहा गया है, तो उनको क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंड वाइब्रेशन ऑन 90 डिग्री में लगती है, इसलिए इनको ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है। थर्ड आ गया आपका एल वेव्स। अब एल वेव्स क्या होगी, एल स्टैंड्स फॉर द लॉन्ग वेव्स, रिकॉर्डेड लीस्ट ऑन सिस्मोग्राफ में सबसे लीस्ट जो है इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये सबसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स होती है आपकी, सबसे ऊपर लगती है। दे अफेक्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ ओनली एंड आई, ये बिल्कुल अर्थ के ऊपर लगती है, जहाँ पे हम बोलते हैं ना सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, क्रस्ट पे, वहाँ पे लगती है। तो इसलिए बोला है कि थोड़ा सा टाइम पीरियड, जैसे थोड़ी देर लगेगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। तो अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, थोड़े से टाइम के लिए आते हैं और फिर बंद हो जाता है। तो वो जो उस टाइम पे वाइब्रेशंस होती है उन वो एल वेव्स वाली होती है आपकी। दैट्स वाई दीज वेव्स आर ऑल्सो नोन एज सरफेस वेव्स कभी कहा जाता है इनको। इनको लव वेव्स भी कहा जाता है।
एल वेव्स आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव। नेचुरली क्रस्ट पे बिल्कुल जो एंड में लगती है वो वाली वेव्स है। तो सबसे कम जो हमारी लगती है वो पी वेव्स आ गई, फिर सेकेंड फास्टेस्ट वेव एस आ गई, और सबसे ज़्यादा जो फास्ट है जो है वो आपकी एल वेव्स है हमारी। जो अब डिस्ट्रप्शन ऑफ अर्थक्वेक्स की वजह से क्या क्या हुआ है, हमारे सर्कुम पैसिफिक बेल्ट बनी है, द मेडिटेरियन एंड ट्रांस है हमारा, एशियनिक बेल्ट बनी है, द मिड अटलांटिक ओशनिक रिज है, इस तरीके से है। ये था हमारा अर्थक्वेक। तो अब बच्चा अर्थक्वेक पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, एक तो आपका वेव्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, दूसरा की मेजरमेंट किस तरह से होती है इसकी, इसके जो सेंटर्स हैं उन पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको इस तरीके से इसको लर्न करना है। अब हमने पढ़ा है सुनामी, ठीक है। सुनामी कैसे आती है आपकी, सुनामी आपकी पानी में आती है, हमेशा ओशंस में आती है, होती सेम अर्थक्वेक की तरह है, लेकिन इनको ये क्या होती है, ये अब हमारा अर्थक्वेक तो लैंड पे आता है, जो सुनामी है हमारी वो काय पे आती है, ओशंस पे आती है। इन अदर्स वर्ड इसमें भी सेम आपके तीन सेंटर्स रहते हैं, फोकस, एपिसेंटर और आपका सबसे ऊपर हाइपोसेंटर। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है ये पानी में है आपका, तो इसमें भी नीचे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है दैट इज फोकस, देन एपिसेंटर, देन हाइपोसेंटर। अब जो ड्यूरिंग सुनामी हाई लॉन्ग वाटर वेव्स आर जनरेटेड इन द ओशंस नेचुरली। अब ओशन में लग रही है तो एल वेव्स जो है वो जनरेट होती है, जो वेरी डिस्ट्रक्टिव होती है कोस्टल एरियाज में। तो क्या बोला था कि जो एल वेव्स है वो अर्थ क्रस्ट पे लगती है, तो अब जो ओशन में फोर्स लग रही है नेचुरली वो ओशन के बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट पे लगेगी, तो वो कौन सी होती है, हमारी एल वेव्स होती है। तो अब जो एरियाज पानी वाले होते हैं उनको ये पूरी तरह से जब पानी में इस टाइप का अर्थक्वेक आता है या इस टाइप का फ्लो आता है तो वो आसपास के जो कोस्टल एरियाज हैं उनको बहा कर ले जाती है या बहुत डिस्ट्रक्शंस करती है, ठीक है। सुनामी वेव्स ओरिजिनेटेड इन द ओशन आर जनरेटेड बाय द विंड ड्राइव फ्रिक्शन फोर्सेस। अब ये वही बात है कि ये बाहर वाली फोर्स से लग रही है। ये कैसे लगेगी, जो विंड है हमारी हवा है वो पानी के साथ फ्रिक्शन करेगी, वो इतनी तेज़ होती है कि वो पानी को ले जाती है अपने साथ, उछाल के ले जाती है, तो उसकी वजह से वो पानी इतने ऊपर से जाता है कि वो साथ में वहाँ पे जो घर वगैरह होता है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन फैला देता है। सुनामी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू सिस्मिक एक्टिविटीज़ की वजह से होती है, ड्यू टू सडन एंडोजेनेटिक मूवमेंट की वजह से होती है, ठीक है। एंडोजेनेटिक फोर्सेस मैंने बताया आपको बाहर वाली फोर्सेस की वजह से, मतलब विंड की वजह से होती है। सेकेंड, द विंड राइज ओनली अफेक्ट द अपर पार्ट। अब नेचुरली ओशन का जो अपर पार्ट है उसको इफेक्ट करती है, बट अदर वेव्स अफेक्ट द इंटायर कॉलम ऑफ वाटर। इन्होंने पहले एल वेव्स के बारे में बताया कि जो ऊपर वाले पार्ट को इफेक्ट करती है, फिर इनकी जो सेकेंड वेव्स है, मैंने बोला ना एल वेव्स, सेकेंड वेव्स, फिर थर्ड वेव्स आती है। तो जो सेकेंड वेव्स है वो क्या कहती है आपकी ओशन के जो है से अफेक्ट करती है अपर वाले पार्ट को, लेकिन जो बाकी वाली वेव्स है इसकी, मतलब पी वेव्स है, वो पूरे पार्ट को, मतलब पानी का जो ओशन का पूरा पार्ट है उसको इफेक्ट करती है। थर्ड वेव्स प्रोड्यूस बाय सुनामी एज लॉन्गर वेव लेंथ देन दी अदर वेव्स। वो आपको पता है कि जो पी वेव है और एस वेव्स हैं, एल वेव्स उनसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उसकी वेव लेंथ जो है तेज़ होती है, सबसे ज़्यादा होती है। लास्ट द स्पीड ऑल्सो डिफर ग्रेविटी, जल्दी ख़त्म हो जाती है और ग्रेविटी में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारा सुनामी के बारे में। थर्ड टॉपिक क्या आ गया हमारा, वॉल्केनोज कैसे आते हैं, ठीक है। अब वॉल्केनोज होते क्या है पहले हम समझ लेते हैं। जो अर्थ क्रस्ट है उसमें बहुत सारी गैसेस होती है, रॉक्स होते हैं, मटेरियल होता है, ऐश मीन्स राख होती है, ठीक है, बहुत सारी स्टीम होती है अंदर से, ठीक। उसकी वजह से जो है मतलब टेम्परेचर वहाँ क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, इनवर्ड, अंदर की तरफ रहता है, और बाहर जब निकलता है तो बहुत ही ज़्यादा इरप्शन हो जाता है। सच ओपनिंग्स अकर इन दोज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट वेयर द रॉक्स स्टार्टेड आर रिलेटिवली वीक। अब क्या होता है आपका, जहाँ पे रॉक्स क्रस्ट पे क्या मैंने बताया था, रॉक्स होती है बहुत सारी, और रॉक्स का जिनका बहुत ही ज़्यादा क्रस्ट वाला पार्ट वीक होता है, ठीक है, मुलायम होता है, वहाँ पे ये वॉल्केनोज आते हैं। क्यों होता है, जो मेंटल वाला पार्ट है वहाँ पे मैग्मा पाया जाता है, बाकी जो रॉक मटेरियल है वो पाए जाते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब वो ऊपर की तरफ आता है
तो इतने फ्लो में आता है कि वो ब्लास्ट हो जाता है बाहर की तरफ। तो वो जो ब्लास्ट हुआ, एक्टिविटी हुई वो ब्लास्ट की, उसको हम वॉल्केनोज कहते हैं। ठीक है। अब मैग्मा का मतलब इट इज टर्म यूज टू डिनोट द मोल्टन रॉक्स जो होती है, मोल्टन रॉक्स जो हमने वर्ड यूज़ किया दैट इज मैग्मा, कि वो मैग्मा के बारे में बता रहे हैं हम। तो कंफ्यूज मत होना कि मोल्टन रॉक्स क्या है, मतलब मैग्मा से भरी हुई जो रॉक्स है अंदर, उससे आता है। अ वीकर जोन ऑफ द मेंटल कॉल्ड एस्थेनोसोफिया। मैंने बताया था कि मेंटल का एक आउटर पार्ट होता है, एक इनर पार्ट होता है। जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम एस्थेनोसफिया कहते हैं। तो इन्होंने बोला वो इतना वीक होता है कि वो ऊपर की तरफ एकदम से आ जाता है जब टेम्परेचर हाई हो जाता है। अब मैग्मा के साथ साथ क्या पाया जाता है, लावा भी पाया जाता है। वंस दिस मैग्मा केम्स आउट ऑफ द अर्थ सरफेस थ्रू द माउथ इट इज कॉल्ड इट लावा। अब देखो मैग्मा अंदर 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 है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो जब वो बाहर निकल जाता है तो उसको लावा कहते हैं हम। अब जो आपका वॉल्केनोज है उसका कॉम्पोजिशन कैसे हुआ है। अब जो हमारे वॉल्केनोज है वो बने कैसे हैं, कॉम्पोजिशन कैसा है उसका। ठीक है, मैंने बताया कि वॉल्केनोज में क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट है अंदर का भाट है, उसमें से मैग्मा अंदर से बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। तो वॉल्केनो का डायग्राम जो है वो किस तरीके से बना है या उसका कॉम्पोजिशन किस तरीके से है, जो उसका जहाँ से वो आता है बाहर को आता है उसको हम वॉल्केनिक वेंट या माउथ बोलते हैं, जो उसकी ओपनिंग है। ठीक है, और जिसके थ्रू वो आ रहा है उसको वॉल्केनिक पाइप कहते हैं आपकी। ठीक है, और वॉल्केनिक कोन कौन सा होगा, बिल्कुल जो सिंपली वॉल्केनिक माउंटेन का जो बाहर वाला पार्ट है वो आपका कोन है। ठीक है, फिर जो वेंट है वो सर्कुलर शेप में है, आपका सर्कुलर ओपनिंग है। ठीक है, और पाइप जो है नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो वॉल्केनिक कोन का सिंपली वॉल्केनिक माउंटेन, जो ऊपर का माउंटेन है पूरा वॉल्केनिक कोन की तरह होता है वो। ठीक है, अब जो उसका माउथ है वो एक सर्कुलर ओपनिंग होती है, उसको हम वॉल्केनिक वेंट या माउथ कहते हैं। थर्ड जो है वॉल्केनिक पाइप। द माउथ इज कनेक्टेड टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ थ्रू द वॉल्केनिक पाइप थ्रू विच वॉल्केनिक मटेरियल्स केम्स आउट। तो अर्थ के अंदर से आ रहे हैं सारे मटेरियल्स, तो वो जिस उसमें ऊपर की तरफ आ रहे हैं वर्टिकल फॉर्म में, उसको वॉल्केनिक पाइप कहते हैं। अब हमारे वॉल्केनोज कितने टाइप्स के हैं, एक हमारा एक्टिव वॉल्केनो होता है, दूसरा डोरेमेंट वॉल्केनो होता है, तीसरा एक्सटेंट वॉल्केनो होता है, फोर्थ हॉवन टाइप होता है, फिफ्थ आ गया हमारा स्ट्रोरो सॉरी हाँ स्ट्रोम्बली टाइप। ठीक है, तो एक्टिव वॉल्केनो क्या है, आर दोज वॉल्केनोज विच आर कॉन्टिन्यूसली एमिटिंग लावा। मतलब जो एक्टिव वॉल्केनो ऐसे है जिनके बाहर जिनके अंदर से लावा मैग्मा बस निकल रहा है, गैसेस निकल रही है, एशेस निकल रही है कॉन्टिन्यूसली, उसको एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। डोरेमेंट वॉल्केनो कौन से होते हैं, जो बाहर सेम चीज़ें निकलेगी लेकिन कुछ भी क्या होता है उसमें, विच बिकम क्वाइट आफ्टर द इरप्शन, जो बाहर निकलने के बाद थोड़े टाइम के लिए जो है बंद हो जाते हैं, फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनको डोरेमेंट वॉल्केनोज कहते हैं। एक्सटेंट वॉल्केनोज कौन से होते हैं, जो एग्जिस्टेंट आर एक्सटेंट वॉल्केनो कौन से होते हैं आपके, जिनके बंद होने का, इरप्ट होने का हमें कोई इंडिकेशन नहीं होती है, मतलब वो कभी भी बंद ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, कभी भी स्टार्ट हो जाते हैं, दे आर एक्सटेंट वॉल्केनोज। फिर हॉवन टाइप वॉल्केनोज आते हैं। सच वॉल्केनोज इरप्ट्स ड्यू टू द लेस विशियस, मतलब डेंसिटी जो होती है इन वॉल्केनोज की बहुत कम होती है। लावा एंड नॉन वायलेंट नेचर ऑफ द गैसेस, कैसी होती है नॉन वायलेंट नेचर इन गैजेस, ये लावा की फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है, व्हेन दिस इज कॉट बाय विंड, अब जब कैसे हो रहा है कि लावा की फॉर्म में निकले और बाहर से जब विंड ने इनको अटैक किया तो ये अपने साथ, विंड इसको अपने साथ ले जाती है। तो ये जब ले जाती है विंड इसको अपने साथ, तो ऐसा लगता है जैसे किसी आदमी के बाल हैं, ग्लोइंग हेयर है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हॉविंग पीपल होता है जैसे, इसलिए इसको हॉविंग टाइप वॉल्केनोज कहते हैं। अब उसके बाद आता है आपका स्ट्रोम्बली टाइप। ठीक है, सच वॉल्केनोज नेम्ड आफ्टर द स्ट्रोम्बली वॉल्केनो ऑफ लिप्री आइलैंड ऑफ मेडिटेरियन सी, उनके बाद वहाँ के जो लोग थे उनके बाद रखा गया है, वहाँ पे जो वॉल्केनो था उस पर रखा गया है। दे इरप्ट विद मॉडरेट इंटेंसिटी विद नियरली कॉन्टिन्यूस फ्लो, ये कॉन्टिन्यूस फ्लो में आपके जो है इरप्ट होते रहते हैं, इनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये हमारी होगी
टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। आपको सेम क्वेश्चंस है वॉल्केनोज मतलब टाइप्स पूछ लेंगे, टाइप्स पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे कि इस टाइप के वॉल्केनोज में क्या होता है, एक्टिव वॉल्केनो किस टाइप के होते हैं। और कई बार इस पे क्वेश्चंस आ जाता है कि इसके एग्जांपल्स पे आ जाता है, तो यू हैव टू नो अबाउट द एग्जांपल्स ऑल्सो कि लाइक आपके एक्टिव वॉल्केनोज कौन से होते हैं, ठीक है, उसके एग्जांपल्स थोड़े लर्न कर लीजिएगा। बाकी इस पे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। अब वॉल्केनो कंटेन गैसेस एंड देयर इफेक्ट्स। अब क्या है, वॉल्केनोज में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन सी गैसेस होती है और उसके क्या इफेक्ट है, उसके बारे में है। तो क्या होता है वॉल्केनोज में, क्या होता है आपका, एक तो हमारा लावा होता है जो सल्फर डाइऑक्साइड से बना होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है, मेजर है। गैसेस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऐश या फिर राख में आपका CH4 आ जाता है, डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं आपके, वाटर वेपर्स आ जाते हैं। अब ये सारा तो गैसेस कंटेन करती है। अब इन्होंने क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जो वॉल्केनोज है उसका ग्रीन हाउस इफेक्ट पे क्या, मतलब उसका ग्रीन हाउस पे क्या इफेक्ट है, वो अच्छा है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। वॉल्केनोज जब आते हैं तो वो हमारे इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा है या बुरा है। तो आपका क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो ऑप्शंस में हो सकता है पॉजिटिव, सेकंड बी ऑप्शन नेगेटिव, थर्ड में आ जाएगा बोथ, फोर्थ में आ जाएगा नन ऑफ दिस। तो आप लगाओगे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। क्यों है, जब हमारा सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपकी, वो क्या होती है, डस्ट पार्टिकल्स के साथ जब मिलती है तो वो ऐसे क्लाउड्स बनाती है, एरोसोल को बोलते हैं आपका, क्लाउड्स बनाती है, ऐसे क्लाउड्स के पार्टिकल्स बनाती है जो हमारी अर्थ को, जो रेस सन से आती है उनको एब्जॉर्व कर लेती है और हमारे को वार्म होने से बचा देती है। ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं आप, जब अर्थ की बहुत ज़्यादा किरणें गर्म हो जाती है और अर्थ की भूमि को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो उन रेस को वो रोक देती है, उनको वो जो क्लाउड्स बने हैं वो उसको रोक देते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं और हमारी अर्थ जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी क्या है, नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या है। अब वही जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपकी गैस, वो जब पानी के साथ मिलती है कि बारिश हो जाती है तो वो एसिडिक रेन बना देती है, एसिडिक रेन हो जाती है, अम्लीय वर्षा, जो बहुत ही खतरनाक होती है आपके अर्थ के लोगों के लिए। तो क्या हो गया, ये ग्लोबल वार्मिंग को डिक्रीज करती है और एसिडिक रेनफॉल को इंक्रीज करती है। तो वॉल्केनोज के पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव इफेक्ट भी है। क्लियर, ये थी हमारी सारी एंडोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में। हमने बोला था एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कौन सी होती है, द फोर्स अफेक्टिंग द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द आउटसाइड, जो बाहर से इफेक्ट करती है अर्थ क्रस्ट को। तो उसमें मैंने दो बताए थे, एक वेदरिंग, दूसरा इरोजन। अब देखिए इसकी डेफिनेशन पे जाएगा और इसका थोड़ा डायग्राम देखिएगा। वेदरिंग में क्या हो रहा है, दो चीज़ें डिवाइड हो रही है आपकी और बीच में उसमें फ्रैक्चर लग रहा है, ये मतलब वो बीच में से टूट रही है। और इरोजन क्या होता है, बाहर बहाकर जो एक प्लेस से दूसरी जगह ले जाती है, उनको इरोजन कहते हैं। डिपोजिशन क्या हो गया, उसके ऊपर पूरा एक डिपॉजिट्स जो हो जाते हैं उनको डिपोजिशन कहते हैं। अभी वेदरिंग और इरोजन का समझिए। वेदरिंग क्या है, ब्रेकिंग डाउन रॉक्स भी हो सकती है, सॉइल भी हो सकती है, मिनरल्स भी हो सकते हैं, एज वेल एज वुड भी हो सकता है, आर्टिफिशियल मटेरियल भी हो सकता है। जितना भी एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, या टूटती है, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से, अभी हम पढ़ेंगे कि रीजंस क्या क्या होते हैं, तो उसको वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग टेक प्लेस सीतू का मतलब है कि एक सेम प्लेस पे होता है, दैट इज इन द सेम प्लेस विद द लिटिल मूवमेंट, दे आर टू इम्पॉर्टेंट वेदरिंग प्रोसेस क्लासिफिकेशन, ठीक है। वेदरिंग क्या होगी कि एक ही प्लेस पे होती है, जिसको सीतू के नाम से होता है। तो क्वेश्चन में कभी SITU सीतू आए तो दैट मीन्स उसका मतलब है सेम प्लेस पे मूवमेंट होती है, उसकी वजह से जो आपका वेदरिंग होती है। अब जो वेदरिंग है हमारी, वो आपकी किस किस टाइप से होती है, हमारी फिजिकल वेदरिंग भी होती है, आपकी केमिकल वेदरिंग भी होती है, टू टाइप से होती है। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर चेंज होता है,
फ्रीज दो की वजह से होता है, विंड रेन वेव्स की वजह से होता है। ठीक है, तो फिजिकल वेदरिंग क्या है, जब रॉक्स आपकी ब्रोक डाउन होती है इन स्मॉलर पीसेस बट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स रिमेन सेम। मतलब कि वो जब टूट रही है आपस में, ठीक है, तो क्या होता है, उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, मतलब कि जो उसकी अम्लीयता है या उसमें जो भी उसका प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। लाइक टेम्परेचर की वजह से, जैसे हॉट टेम्परेचर आपका दिन में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और रात में ठंडी हो जाती है। तो उस हॉट टेम्परेचर की वजह से क्या होती है, रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है, और रात में ठंडी होने की वजह से क्या हो जाती है, वो एक दूसरे से मतलब आपको खींचना स्टार्ट कर देती है। उसकी वजह से बीच में क्या हो जाता है, आपका क्रैक्स बढ़ जाते हैं। तो उन क्रैक्स वो धीरे 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 इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो रॉक्स टूट जाती है। तो ये टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है आपको। ठीक है, लेकिन जो उनकी आपकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसका वो सेम रहता है। तो फर्स्ट टेम्परेचर चेंजेस थे। सेकेंड आ गया आपका फ्रीज दो। फ्रीज दो क्या है, ये पानी की वजह से होता है। जैसे आपका कोई क्रैक्स पड़े हुए हैं रॉक्स में, उसमें पानी घुस जाता है, पानी अब क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने की वजह से क्या हो जाता है, उसमें वो क्रैक्स बढ़ने लग जाते हैं आपके। वो क्रैक्स क्या करने लग जाएंगे, पहले तो छोटे थे फिर बड़े बड़े होने लग जाएंगे, तो उसको फ्रीज दो कहते हैं। अब विंड रेन और वेव्स की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, विंड कैन कैरी स्मॉल पर्टिकुलर ऑफ सैंड रॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठा कर देती है। ठीक है, कोलाइड होना स्टार्ट हो जाता है। व्हेन दीज पार्टिकल्स कोलाइड विद रॉक्स दे कैन वियर देम अवे। मतलब कि जब अब रेन की वजह से एक जगह से जब दूसरी जगह सारा वो विंड या सैंड इकट्ठी हो रही है, तो वो क्या हो रही है, कोलाइड हो रही है, एक दूसरे से मिल रही है और एक दूसरे के ऊपर आ रही है। मतलब वियर, अपने को वियर करना मतलब एक दूसरे के साथ इकट्ठी हो रही है आपकी। तो उसकी वजह से क्या, और ये बहुत टाइम से होता रहता है और हमारी फॉर्म होने लग जाती है। कई बार माउंटेन्स बन जाते हैं, उन सैंड्स के माउंटेन्स भी होते हैं। ये चीज़ें आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। उसके माउंटेन्स भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर वो कई बार धंसना स्टार्ट कर देती है, अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट कर देती है। ये हमारे थे आपके फिजिकल चेंजेस, फिजिकल वेदरिंग किस टाइप से होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या याद रखेंगे कि इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होता, वो वैसा ही रहता है। बस ये एक दूसरे से टूटना स्टार्ट हो जाती है, कभी कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, कभी एक दूसरे को ये एक दूसरे के पास बिल्कुल आने की वजह से इसमें छोटे छोटे छेद होने लग जाते हैं। दूसरा आती है आपकी केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या होती है आपकी, केमिकल वेदरिंग अगर्स व्हेन रॉक्स आर ब्रोक डाउन बाय केमिकल चेंज। अब क्या होता है केमिकल वेदरिंग में, रॉक्स तो टूटेगी या फिर सैंड और मटेरियल टूटेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो उसकी केमिकल एक्टिविटी है, वो भी चेंज हो जाएगी। लाइक रेन वाटर कैन बिकम स्लाइटली एसिडिक। अब जैसे रेन वाटर है वो स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा। मैंने अभी बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है, उसमें जब वो मिल जाता है डस्ट पार्टिकल्स के साथ, तो उसकी वजह से क्या होती है, एसिड रेन हो जाती है। तो उसी के बारे में, तो अब क्या हो गया, उसकी वजह से आपका एसिड रेन जब हमारे पत्थर पे गिरेगी, तो पत्थर का जो है, स्टोन का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो भी चेंज हो जाएगा। लाइक लाइमस्टोन होता है हमारे, समझ आया। Acid rain is also contributed to the chemical weathering. When fossil fuels such as coal, gas are burnt, they release oxide sulfur, carbon and nitrogen to atmosphere. तो अब देखिए जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे, क्या होता है उनमें कि जब वो उस पर पानी गिरता है या वो उनको हम जलाते हैं, तो उनकी एक्टिविटी, उनकी जो केमिकल एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है, तो उसको केमिकल वेदरिंग कहते हैं। ठीक, थर्ड है हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है, बायोलॉजिकल से समझना कि बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या क्या होता है हमारा, रॉक्स में क्या हो जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड आ जाता है। क्या होता है, जो रॉक्स होती है उसमें क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। कैसे, उसमें कई प्लांट्स या ट्रीज जो है उगना स्टार्ट हो जाते हैं। ट्रीज एंड अदर प्लांट्स ग्रो विद इन द क्रैक्स इन द रॉक फॉर्मेशन। जो रॉक फॉर्मेशन है, जो रॉक्स बन रही है, उसके अंदर क्या आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, ट्रीज आ जाएंगे, उसकी वजह से उतना स्टार्ट हो जाती है। तो इन सब में क्या होता है, एकदम में नहीं होता, टाइम लगता है, धीरे धीरे धीरे। तो कुछ टाइम के बाद जो है
वो जो रॉक्स है आपके वो उनको पुश करना स्टार्ट कर देते हैं। रॉक के अंदर वो जो प्लांट्स है या ग्रो रहे या ट्रीज हो रहे हैं वो उनको एक दूसरे से पुश करना स्टार्ट कर देते हैं उन रॉक्स को, जिसकी वजह से उसमें जो क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं वो और बड़े हो जाते हैं और डीपर हो जाते हैं। ठीक है, और टाइम जैसे जैसे बीतता है तो वो ब्रेक होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आ गई आपकी बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो 3 टाइप की वेदरिंग आ गई। एक आपकी आ गई फिजिकल वेदरिंग जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता क्या। दूसरी आ गई केमिकल वेदरिंग जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। बायोलॉजिकल वेदरिंग जिसमें वो बायोलॉजिकली चेंजेस आएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से। थर्ड आता है हमारा, थर्ड हो गया ना, ये हो गया हमारा वेदरिंग वाला पार्ट। अब है हमारा इरोजन वाला पार्ट। तो इरोजन में मैंने आपको बताया था कि इरोजन क्या होता है, जो वो वेदरिंग की वजह से जो वो टूटे हुए पार्टिकल्स हैं उनको विंड और आपका जो पानी है, जैसे आपका जो ओशंस वाले पार्ट है वहाँ पर क्या आता है कि पानी में जैसे कई बार सुनामी आ जाती है तो उस समय क्या करती है, बहा कर ले जाती है बहुत सारी चीज़ों को। तो वो जो बहा कर ले जाकर दूसरी जगह इकट्ठा कर देती है, आपके स्टोन्स है, सैंड है, इन सब चीज़ों को, उसको हम इरोजन कहते हैं। ठीक है, अब इरोजन भी कैसे होता है आपका, किस तरीके से होता है, विंड से होता है, वाटर से होता है। तो हमारा वाटर इरोजन भी होता है, विंड इरोजन भी होता है। ठीक है, 2 टाइप्स का इरोजन होगा। आइस इरोजन भी होता है। तो वाटर इरोजन में क्या होता है, रनिंग वाटर कैन पिक अप रॉक्स एंड मूव देम डाउन स्ट्रीम। द इरोजन इन रनिंग वाटर क्रिएट्स द रिवर डेल्टास। अब क्या कहते हैं, डेल्टास क्या होते हैं, जो रिवर के साथ, पानी के साथ वाला जो थोड़ा सा पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ आना स्टार्ट कर देता है, उनको डेल्टास कहते हैं। मतलब वो जो इकट्ठी हुई मिट्टी होती है, ठीक है, इकट्ठा हुआ जो आपका देखा होगा आपने पानी के साथ या ओशंस के साथ जो इकट्ठा हुआ पार्ट होता है आपका, जहाँ पे सैंड इकट्ठी हुई होती है कई बार या सॉइल इकट्ठी हुई होती है, वो डेल्टास के रूप में इकट्ठी हो जाती है। तो वो उनको कहते हैं आपका डेल्टास। तो क्या होता है, कैसे फॉर्म होते हैं कि जो आपका पानी है, रनिंग वाटर है, वो बहुत सारी रॉक्स को या फिर आपका सैंड को या फिर आपके स्टोन्स को इकट्ठा बहा कर लाती है और फिर एक जगह इकट्ठा कर देती है पानी के पास वाले एरिया में। तो उसकी वजह से क्या बन जाते हैं, डेल्टास। अब विंड इरोजन क्या है, सैंड फॉर्म्स आर लार्जर गट्स ऑफ विंड कैरिंग सैंड। अब वही है, विंड इरोजन में क्या होगा, जो हवा है बहुत सारी सैंड को या फिर आपकी बहुत सारी मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं, उनको हवा में क्या होता है, बहुत सारी मटेरियल जो है बहा कर, डस्ट पार्टिकल्स जो है विंड के साथ आ जाते हैं, तो वो उनको इकट्ठा कर लेती है दूसरे पार्ट में। तो उसको विंड इरोजन कहते हैं। पहले तो वो क्या करेगी, विंड के साथ क्या होगा, बहुत सारा उसको तोड़ फोड़ करेगी, तोड़ फोड़ करके फिर वही एक जगह इकट्ठे नहीं करती, वो उसको वहाँ से दूसरे प्लेस पर ले जाती है, तो उसको विंड इरोजन कहते हैं। आइस इरोजन का सिंपल सा आपका एग्जाम्पल है ग्लेशियर्स। हमारे क्या कहता है, पानी जो है आइस की फॉर्म में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो पानी क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स जब टूटते हैं आपका, जब वो आइस टूटती है तो क्या करेगी वो, वहाँ पे हमारी सॉइल भी होगी, हमारी वहाँ रॉक्स भी होगी, उनको तोड़ेगी भी और उनको तोड़ कर इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है दूसरे पार्ट पर। ठीक है, तो उसको आइस इरोजन कहते हैं। ठीक है, जो ग्लेशियर्स है, जैसे पिक अप द रॉक्स, मूव देम अराउंड द ग्लेशियर्स, मूव द ट्रैक। अब आपने बोला अगर ग्लेशियर्स टूट कर आ गया, तो वही है कि वो ग्लेशियर्स जो है अपने साथ इकट्ठा करके, रॉक्स को इकट्ठा करके, ठीक है, एक प्लेस, पहले तो उनको तोड़ेंगे फिर उस प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते हैं। तो दैट इज इरोजन। तो वेदरिंग हो गई आपकी, इरोजन हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे कि रॉक्स फॉर्म कैसी होती है और रॉक्स के फॉर्म होने का क्या साइकिल है, किस टाइप की रॉक्स होती है। ठीक है, तो उससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा एक्सोजेनेटिक फोर्स में, तो इसमें क्वेश्चन आएंगे, वेदरिंग पे आता है क्वेश्चन, इरोजन पे आता है, इसके डिफरेंस के बारे में आएगा कि अब आप कैसा है कि ऊपर क्वेश्चन होगा आपका कि वेदरिंग किस टाइप की होती है, तो नीचे ABCD दिया होगा आपको। तो ABCD में क्या क्या ऑप्शन दिए होंगे कि लैंडस्लाइड्स की वजह से होती है, रॉक्स के टूटने की वजह से होती है, या पानी की वजह से होती है, विंड की वजह से होती है। तो आपको याद रखना है कि वेदरिंग हमारी एक ही प्लेस पे होती है। ठीक है, और किसकी वजह से होती है, इसमें फिजिकल चेंजेस की वजह से होती है, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होती है आपकी। ठीक है,
नाउ रॉक्स, रॉक्स क्या होती है? रॉक सिंपल सा है, आपका जो मिनरल से बना होता है, बहुत सारी रॉक्स कैसे बनी होती है, मिनरल से बनी होती है, उनको रॉक कहा जाता है। ये हार्ड भी होती है, सॉफ्ट भी होती है और कलर्स में वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट इज हार्ड एंड सोपस्टोन इज सॉफ्ट। तो रॉक डू नॉट हैव डेफिनेट कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स कंस्ट्रक्शन, मतलब इसमें कोई डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं है मिनरल्स का कि इतने इसमें मिनरल्स होएंगे, इस क्या लावा इतना है, मैग्मा इतना है, या ऐश कितना है, किस तरीके का है, वो नहीं आता। ठीक है, उसका अपना अपना रहता है। रॉक्स आर लैंड फॉर्म्स, रॉक्स एंड सॉइल्स, मतलब अब रॉक्स से क्या होता है, लैंड फॉर्म से भी रॉक्स बनती है और सॉइल से भी बनती है। ठीक है, रॉक्स को, रॉक्स की साइंस को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पेट्रोलॉजी। ठीक है, इज अ साइंस ऑफ रॉक्स को क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी। अ पेट्रोलॉजिस्ट स्टडीज रॉक्स इन देयर एस्पेक्ट्स, मतलब पेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं और जो इसको डिफाइन करते हैं, जो इनकी स्टडी करते हैं, उनको पेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं और इसकी साइंस को पेट्रोलॉजी कहते हैं। अब आगे हमारे टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स कितने टाइप्स की है? इंजीनियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, मतलब 3 टाइप्स की हैं। इंजीनियस रॉक्स कैसी होती है? सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम मैग्मा एंड लावा से बनी होती है। मैंने बताया था आपको मेंटल में क्या होता है, मैग्मा आता है, बाहर की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। जब वो बाहर की तरफ से आना स्टार्ट होता है तो वो छोटे छोटे जो उसके कण होते हैं लावा की फॉर्म ले लेता है और वो इकट्ठा हो जाता है। जब नेचुरली अंदर तो टेम्परेचर ज़्यादा था तो वो बाहर को आ गया, लेकिन बाहर का टेम्परेचर जब ठंडा बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो वो एक रॉक की फॉर्म ले लेता है सॉलिडिफाई होने के बाद। तो उनको इंजीनियस रॉक्स कहते हैं। ऊपर देखिए डायग्राम में कौन कौन से, ग्रेनाइट, ठीक है, प्यूमिका, ये सारे आपके इंजीनियस रॉक्स हैं। ये देखने में सेम लगती है लेकिन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग रहती है। दूसरा आ गया आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। ये क्या होता है कि अब वो जो रॉक्स इकट्ठी हुई थी, इकट्ठी नहीं हुई थी, अभी सिर्फ वो निकली है, ठीक है, बाहर निकली लावा से, तो उन लावा से हमारी जो रॉक्स बनी वो इंजीनियस रॉक्स है। अब वो जो उसके छोटे छोटे कण हैं, जो इंजीनियस रॉक्स के जो छोटे छोटे कण हैं, जब वो एक दूसरे के साथ डिपॉजिट्स होते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, उन रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री से याद रखना, सेडिमेंट्स मतलब छोटे छोटे जो उनके पार्ट्स है, जैसे लाइमस्टोन आ गया आपका, सैंडस्टोन आ गया आपका, तो दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है रिक्रिस्टलाइजेशन होते हैं, मतलब या तो फिर से टूट जाएंगे या फिर से इसमें कोई और आपके रॉक्स के पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब उसकी प्रॉपर्टी फिर से चेंज हो रही है आपकी। तो ये 3 टाइप्स की रॉक्स होती है। अब इंजीनियस रॉक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इंजीनियस रॉक्स डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड इग्नाइन मीनिंग फायर। फायर क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि वो मैग्मा ऊपर की ओर आना स्टार्ट करता है और जब वो बाहर निकलता है आपका, तो फायर की ब्लास्ट की वजह से होता है। इंजीनियस रॉक्स फॉर्म थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। जब हमारा लावा या मैग्मा बाहर आता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब वो कूल हो जाता है। तो कूल होने के बाद जो रॉक्स बनती है उनको इंजीनियस रॉक्स कहते हैं। When magma in its upward movement cools and turns into solid form, it is called igneous rocks. Naturally जब वो upward movement में आता है टेम्परेचर कम हो जाता है और जब वो लावा या मैग्मा आपका सॉलिड फॉर्म में आ जाता है उसको इंजीनियस रॉक्स कहते हैं। The process of cooling and solidification can happen in the earth crust on the surface of, नेचुरली ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे होता है। लावा जब बाहर आएगा तो अर्थ के बाहर आ गया, मतलब क्रस्ट वाला जो पार्ट है उधर आता है। अब जो है आपकी इसका क्लासिफिकेशन ऑन टेक्सचर पे इसका क्लासिफाई भी किया जाता है। टेक्सचर डिपेंड अपॉन द साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स एंड अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ मटेरियल, मतलब कि जो अब जब लावा बाहर आ रहा है तो वो किन किन चीज़ों के साथ मिल रहा है, ठीक है, तो डिपेंड करता है उसका साइज भी उसी चीज़ पे, टेक्सचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसमें कौन से मिनरल्स मिले हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। मोल्टन मटेरियल मतलब मैग्मा वाला पार्ट जो है जब कूल होना लग जाता है तो उसकी ग्रेट डेप्थ होती है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब सडन कूलिंग का क्या होता है, एट दी सरफेस पे, नेचुरली सरफेस का जो ऊपर वाला पार्ट है उस पर एकदम से टेम्परेचर डाउन होने लग जाता है, ठीक है, रिजल्ट इन स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स। इंटरमीडिएट कंडीशन कूलिंग वुड रिजल्ट इन इंटरमीडिएट साइज ऑफ,
सेम एक ही बात है कि बाहर आता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, वो छोटे छोटे उसमें आपके स्मॉल फॉर्म लेना स्टार्ट कर देता है, तो जो रॉक्स की फॉर्म बन रही है तो वो आपके इंजीनियस रॉक्स है। एग्जाम्पल मैंने बताया था, ग्रेनाइट, गैबो, बसाल्ट, वॉल्केनिक एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल। सेकेंड है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंट। सेडिमेंट का मतलब होता है सेटिंग फॉर्मेशन, वही मैंने बताया था, बाहर से निकली, टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, ठीक है, वो तो हमारी अभी इंजीनियस रॉक्स की फॉर्म है। अब जब वो धीरे धीरे बहुत सारी, अभी एक पार्ट का है फिर दूसरे पार्ट का, जब ये सारे एक दूसरे के साथ इकट्ठे होने लग जाते हैं, मतलब सेटल होने लग जाते हैं, तो उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। रॉक्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर एक्सपोज टू डेंडोनेशनल एजेंट्स, ठीक है, एंड ब्रोकन अप टू वेरियस साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स। अब क्या हो रही है, वो अभी तो बनी इंजीनियस रॉक्स, अब वो इंजीनियस रॉक्स जो है ब्रोक डाउन हो रही है और एक दूसरे के साथ फिर इकट्ठी हो रही है, तो उनको क्या कहेंगे हम, सेडिमेंट्री रॉक्स। सच फ्रेगमेंट आर ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट एक्सोजेनियस एजेंसीज एंड डिपॉजिट नेचुरली। अब क्या हो रहा है आपका, एक जगह हमारा लावा बाहर निकला, इकट्ठा हो गया, ठीक है, अब जो हमारी विंड है या पानी है वो और भी सेडिमेंट्स को लेकर आ रही है और उसके साथ इकट्ठी हो रही है, तो हम उनको कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या क्या लेकर आएगी विंड अपने साथ, पानी के साथ, जब हमने इरोजन में पढ़ा था, मिनरल्स लेकर आएगी, सैंड लेकर आएगी, स्टोन्स लेकर आएगी, तो वो उसके साथ मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं और हमारे सेडिमेंट्स बनने लग जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनने लग जाती है। क्लियर। अब इसमें दो टर्म्स आती है आपकी, एक कैसे, मतलब जो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है क्लासिफाइड कैसे की जाती है, 3 ग्रुप्स में की जाती है। एक मैकेनिकली फॉर्म्ड होती है लाइक सैंडस्टोन, शेल और लाइमस्टोन। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होती है लाइक चॉक और कोल। केमिकली फॉर्म होती है वो है आपका पोटाश, लाइमस्टोन। हेल्ट का मतलब होता है रॉक सॉल्ट, ठीक है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स 3 टाइप्स की होती है, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली, ठीक है। इसमें एक लिथिफिकेशन होता है। इन मैनी सेडिमेंट्री रॉक्स द लेयर्स ऑफ डिपॉजिट रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक इवन देयर लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन क्या होता है कि जैसे रॉक्स बन तो गई, वो किस फॉर्म में बन रही है, उनमें लेयर्स आ रही है, तो उन लेयर्स को लिथिफिकेशन कहा जाता है कि एक जो रॉक है इसमें लेयर्स के थ्रू बनी है, तो दैट इज लिथिफिकेशन। ये थी हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। थर्ड है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब हो गया मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। अब जो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है या जो भी फॉर्मेशन है वो अब चेंज हो रही है, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन होती है। किसकी वजह से होती है, आपका या तो प्रेशर लग रहा है उन रॉक्स में, या उनका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है, या टेम्परेचर की वजह से जो चेंजेस आते हैं, और फिर रॉक जो बनती है उसको मेटाफोरिज्म रॉक कहते हैं। तो क्या होता है, अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कॉन्सिलेशन रॉक अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब उसकी प्रॉपर्टीज जो चेंज हो रही है, ठीक है, ओरिजिनल रॉक से दूसरी रॉक्स बन रही है, तो ठीक है, उसकी ओरिजिनल रॉक में जो है मिनरल्स आपका जो चेंज हो रहा है, ठीक है, वो जो चेंजेस आ रहे हैं ओरिजिनल रॉक में, जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम मेटामॉर्फिज्म रॉक कहते हैं। When rocks are formed down to the load level of tectonic process, or when molten magma rising through the crust come in contact with the crystal rocks or underlying rocks are subjected to great amount of pressure by overlying rocks। क्या होता है, जो रॉक्स है जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकती है, इंजीनियस रॉक्स भी हो सकती है, टेम्परेचर और ज़्यादा हो रहा है, बाहर वाला टेम्परेचर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और वो जो सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए हुए हैं उनमें और चेंज आ रहा है, मतलब उसका कलर में चेंज आ गया कि ब्लैक थी तो वो वाइट हो रही है, या उसकी केमिकल जो चेंजेस है वो चेंज हो रहे हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो रहा है, या साइज़ में इफ़ेक्ट पड़ रहा है, प्रेशर की वजह से वो टूट रही है और एक न्यू फॉर्म ले रही है, तो उसको मेटामॉर्फिक फॉर्म कहते हैं, ठीक है। मेटाफोरिज्म क्या होता है, मेटाफोरिज्म 2 टाइप से होता है, एक तो डायनेमिक होता है, एक थर्मल होता है। जो डायनेमिक होता है वो प्रेशर की वजह से होता है, जो थर्मल होता है वो केमिकल चेंज मतलब हीट की वजह से, केमिकल चेंजेस जो आते हैं उसकी वजह से होता है,
ठीक है। इसमें फॉलिएशन और लिनिएशन का मतलब क्या है? इन दिस प्रोसेस मेटाफोरिज्म व्हेन लेयर्स क्रिएटेड होती है इनसाइड द रॉक्स वन बाय वन। अब रॉक्स है उसमें जो लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाती है एक के बाद दूसरी, उसको फॉलिएशन और लिनिएशन कहते हैं। बेंडिंग क्या हो जाता है आपका? बेंडिंग में जैसे आपकी रॉक का जो साइज है अभी आपका अलग है, अब वो रॉक का साइज या तो कम हो रहा है, ठीक है, बेंड हो रहा है अंदर की तरफ, मतलब कम हो रहा है, तो दैट इज बेंडिंग। मतलब आपकी जो डार्क से है उसका जो शेड है चेंज हो गया लाइट में, और उसकी जो साइज में भी चेंज हुआ है, तो दैट इज बेंडिंग। मिनरल एंड मटेरियल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स अरेंज इन थिन थिक लेयर्स ऑफ डार्क एंड लाइट शेड, मतलब पहले थिन थी फिर थिक हो रही है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में जो चेंज हो रहा है दैट इज बेंडिंग। तो क्या दो चीज़ें आ जाती है इसमें? फॉलिएशन और बेंडिंग की वजह से होता है। मेटाफॉर्मिक रॉक्स आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स में, फॉलेटेड और नॉन फॉलेटेड। फॉलेटेड रॉक्स जो होती है मेटाफॉरिज्म में वो लेयर्स वाली होती है, नॉन फॉलेटेड होती है जिनमें लेयर्स नहीं होती है, ये ओल्ड टाइप होती है। तो 3 टाइप्स की रॉक्स आ गई आपकी, इंजीनियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटाफॉरिज्म रॉक्स। क्लियर? इसमें क्वेश्चन आएगा कि कौन सी जो रॉक्स है आपकी उसमें फॉलिएशन होता है या फॉलेटेड नॉन फॉलेटेड होती है, तो आपकी मेटाफॉर्मिक रॉक्स होती है, ठीक है। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जो आपकी इंजीनियस रॉक्स है वो किस टाइप की रॉक्स है और वो कैसे बनती है, तो आपको पता है फायर की वजह से, मैग्मा के बाहर आने की वजह से। सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत सारी रॉक्स के इकट्ठा होने की वजह से, एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से, विंड की वजह से, ठीक है। और मेटाफॉरिज्म में आपके टेम्परेचर हीट की वजह से भी हो सकता है आपका, और प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। अब आया हमारा रॉक साइकिल। रॉक साइकिल सिंपल है कि पहले इंजीनियस रॉक्स थी जो मैग्मा के बाहर आने की वजह से बनी, ठीक है, फिर वो जब ठंडी हुई और इकट्ठी होकर बहुत सारी विंड की वजह से और मिनरल्स उसके साथ बन गए और वो एक साथ इकट्ठी हो गई, और फिर उन्होंने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे बहुत सारी रॉक्स इकट्ठी कर दी और उसकी वजह से फॉर्मेशन हुई रॉक्स की, दैट इज सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स मतलब सेटल डाउन होने की वजह से। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ये टेम्परेचर की वजह से या प्रेशर की वजह से इसमें जो चेंजेस आया, इसके कलर में चेंज आया है या आपका साइज में जो चेंज आया है, वो आ गई हमारी मेटाफॉरिज्म रॉक्स। तो ऐसा नहीं कि इंजीनियर से सेडिमेंट्री बनेगी, सेडिमेंट्री से मेटाफॉरिज्म, नहीं, इंजीनियर से यहाँ देखिए डायग्राम में, इंजीनियर से रॉक से आपकी मेटाफॉरिज्म में भी चेंज हो सकती है और आपकी सेडिमेंट्री में भी चेंज हो सकती है। तो ये इस तरीके से होता है आपका, तो ये रॉक साइकिल हमारा इस तरीके से चलता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया, हमने क्या क्या पढ़ा आपका इसमें। एक तो अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ा कि अर्थ क्रस्ट किस तरीके से आपकी फॉर्म हुई है। दूसरा हमने पढ़ा इसमें फोर्सेस किस तरीके से लगती है, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, फिर उनके बारे में डिटेल में पढ़ा किस किस टाइप से कौन कौन सी फोर्सेस लगती है और उनकी वजह से क्या चीज़ें होती है। तो हमने डिटेल में पढ़ा माउंटेन के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, वॉल्केनोज के बारे में आपका, और लैंड फॉर्म्स कैसे होते हैं, रॉक्स कैसे बनती है, ठीक है, वेदरिंग और इरोजन की वजह से क्या क्या होता है आपका, और वो किन किन फॉर्म में लगती है, जैसे आपकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फॉर्म में लगती है। इरोजन वाटर की वजह से भी होता है, सॉइल इरोजन भी होता है, वाटर इरोजन भी होता है, आइस इरोजन भी होता है। तो दैट इज़ क्लियर, तो इन पे ही इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू सो मच, होप you understand. We will see you again on the other topic. In the second part, we will discuss about the atmosphere. Okay, thank you so much.